तो सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स में लिखो, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉड क्यों कंडक्ट होता है, स्टोर्स में फ्रॉड क्यों कंडक्ट होता है? क्योंकि शॉप में गुड्स होते हैं। पढ़ाई नहीं किया? थोड़ा आधा घंटा का टाइम दिया था पढ़ाई करने के लिए। शॉप में गुड्स होते हैं। सबसे पहला हम लोग ट्रस्ट रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पे भरोसा रखते हैं, फिर सिस्टम में प्रॉब्लम आते हैं। हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पे भरोसा रखते हैं, बाद में सिस्टम में फेलियर होते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं, या कुछ प्रॉब्लम आते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है, या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सिस्टम को निगलेक्ट करते हैं, तो इसके वजह से फ्रॉड होता है। तो फ्रॉड होना नहीं चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है? फ्रॉड होना नहीं चाहिए, इसके लिए आपको क्या केयर लेना है? सबसे पहला, किधर प्रॉब्लम है उस गैप को आपको आइडेंटिफाई करनी है और भरनी है। बाद में ऑडिट करना है, जिससे आपको डैमेज ना हो सके, फ्रॉड से बचे रहे। फिर सभी सिस्टम और डिवाइसेस टाइम पे हर टाइम चलने चाहिए। और कुछ भी फ्रॉड आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो फ्रॉड किधर किधर होने के चांसेस होते हैं? लेबल चेंजिंग या कैश सेफ रूम, पीओएस ट्रांजैक्शन, क्रेडिट नोट और रिडम्पशन, रिप्लेसमेंट, बाद में प्रमोशनल स्कीम, डेली स्केल्स, बैंकिंग ऑफ कैश, होम डिलीवरी या डीएसडी रिसीट, उधर फ्रॉड हो सकता है। स्टाफ अटेंडेंस, डम डिस्पोजल। कैश काउंटर बराबर है, डम डिस्पोजल एंड गार्बेज क्लियरेंस, डीजल परचेस, कार्ड स्वाइप करना, डीएसडी रिसीट, स्टाफ अटेंडेंस, तो उधर फ्रॉड होने का चांसेस है। बाद में क्रेडिट नोट को कैसे करना? क्रेडिट नोट अगर सेल्स रिटर्न के बदले में क्रेडिट नोट दे रहे, तो उसका प्रोसीजर क्या है? क्रेडिट नोट का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला, क्रेडिट नोट क्यों देते हैं ये बताओ। क्रेडिट नोट क्यों देते हैं हम लोग?
क्रेडिट नोट अगर कोई रिटर्न कर रहा है, गुड्स परचेज करके रिटर्न कर रहा है, तो उसके बदले में हम लोग क्रेडिट नोट देते हैं। अभी तभी आपको क्या करना है कि उसकी एंट्री रजिस्टर में करनी है कस्टमर सर्विस डेस्क पे, और उसको चेक करना है कि वो ओरिजिनल बिल के साथ आया है या इनवर्ड गेट पास भी होना चाहिए। फिर एलपीओ को ऑडिट करना है क्रेडिट नोट्स को, और उसका जो रिफंड रिपोर्ट है उसको भी ऑडिट करना है, और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो एसएम को बताना है। फिर एक्सचेंज रिप्लेसमेंट के बारे में क्या रूल्स है, एक्सचेंज रिप्लेसमेंट के क्या रूल्स है। सबसे पहला 14 दिन के अंदर आपको रिटर्न करना है ओरिजिनल बिल के साथ। फिर उसकी एंट्री एलपीओ को करनी है मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर में। फिर उसका डॉकेट साइन करना है कस्टमर को, एसएम को और एलपीए को, और वो ट्रांजैक्शन पीओएस के उधर ही होना चाहिए। फिर उसका जो पासवर्ड है वो शेयरिंग नहीं करना है, और वो स्टोर्स मैनेजर के आईडी से ही होना चाहिए, उसके पासवर्ड शेयर करना अलाउड नहीं है। बाद में एलपी टीम को उसको ऑडिट करना है, और जो भी डाउटफुल रहेंगे ट्रांजैक्शन उनका वीडियोस उनको देखना है। यस। फिर डेली सेल्स कैश कलेक्शन के बारे में बताओ, डेली सेल्स कैश कलेक्शन के बारे में बताओ। डेली सेल्स कैश कलेक्शन सबसे पहला जब शिप चेंज होता है या डे एंड होता है तो कैशियर को क्लोजर प्रोसीजर करना है। बाद में उसको कैश काउंट करना है, फिर कूपन्स, क्रेडिट डेबिट कार्ड स्लिप और एक्सचेंज डॉकर्स ये काउंट करना है। फिर जो भी ओपनिंग कैश रहेगा वो एक पाउच में डालना है, आज के दिन का कैश एक पाउच में डालना है। फिर कैश मूवमेंट का एंट्री करना है। फिर कैशियर को कैश डिक्लेयर करना है, और फिर जो भी कैश आज के दिन का जमा होगा वो कैश सेफ में डालना है। उसके बाद होम डिलीवरी का प्रोसीजर बताओ, होम डिलीवरी का प्रोसीजर। यस, डिपॉजिट सील कैश इन कैश सेफ। होम डिलीवरी का प्रोसीजर बताओ। सबसे पहला आपको होम डिलीवरी करते टाइम आपको क्या करना है, आपको बिल लेके जाना है, जो भी स्टाफ लेके जा रहा है होम डिलीवरी उसको बिल लेके जाना है। बाद में जब वो रिटर्न आता है तो उसकी कैश चेक करनी है, तो उसके बाद कैश चेक करने के बाद उसको वो स्टॉक डिपॉजिट करनी है। फिर उसकी एंट्री स्टॉक मूवमेंट रजिस्टर पे करनी है, और फिर जो भी प्रॉब्लम आएगा वो स्टोर्स मैनेजर इन्वेस्टिगेट करेगा। फिर डंप डिस्पोजल और गार्बेज क्लियरेंस के बारे में बताओ। यस,
डंप डिस्पोजल और गार्बेज क्लियरेंस के बारे में बताओ। सबसे पहला उसका टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। जो भी टाइम में आपको डिस्पोजल करने को बोला है उस टाइम पे करना है। फिर आपको उसकी पाउडर बनाने फ्लैटन करना है। फिर उसका चेकिंग एलपीए स्टाफ करेगा कैमरा में। और जो भी गार्बेज डिस्पोजल के लिए लेके जा रहा है उसका चेकिंग होगा। और जो भी हम लोग ने डंप किया है उसका डंप रजिस्टर में एंट्री होगा, सैप डॉक्यूमेंट्स में एंट्री होगा, फिर मटेरियल आउटवर्ड रजिस्टर में भी एंट्री होगा। एम्प्लॉयज़ को कोई भी डंप मटेरियल पर्सनल यूज़ के लिए लेके नहीं जाना है। जो भी डंप मटेरियल है उसको फिजिकली डिस्ट्रॉयड करना है। फिर एलपीओ ऑडिट करेगा गार्बेज और डंप के बारे में। फिर चोरी से कैसे बचना है स्टोर्स को चोरी से कैसे बचना है। सीसीटीवी आपको सबसे पहला जो बीओएच के डोर है वो बंद रखने हैं। फिर आपको बीओएच पे वॉच रखना है। और जो भी फ्रीक्वेंट कस्टमर आता है उसके ऊपर ऑब्जर्व करना है। फिर जो भी कॉस्टली आइटम्स है उसको ज़्यादा करके स्टोर मैनेजर के केबिन में रखना है। जिधर जहाँ जगह होगी उधर रखना है। फिर क्रिटिकल इंडिकेटिंग इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसेस उसके बारे में स्टाफ को ट्रेनिंग देना है। फिर आपको ये देखना है कि एसएलपी चल रहा है, यस एसएलपी चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये आपको चेक करना है। फिर ये टॉपिक अपना ख़त्म हो गया। तो आगे मेरा क्वेश्चन है बैगिंग मतलब क्या, बैगिंग के बारे में बताओ। बैगिंग के बारे में बताओ। यस, हेल्प टू कैरी बुक्स मतलब क्या है, बैग में गुड्स को रखना बिलिंग होने के बाद मतलब बैगिंग बोलते हैं। और वो फ्री नहीं मिलती, बैग फ्री नहीं होती, आपको उसका चार्ज कस्टमर से लेना पड़ता है। यस बराबर है। फिर गाइडलाइंस बताओ, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है बैगिंग के वो बताओ। बैगिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन बताओ। सबसे पहला एसिड या केमिकल कुछ रहेगा तो आपको सेपरेटली बैग करना है, दोनों के लिए अलग अलग बैग यूज़ करना है। फिर आपको फूड एंड वेजिटेबल या ड्राई गुड्स रहेंगे तो आपको सेपरेटली पैक करनी है। आपको फिर टैक्स को निकालना है। अभी आपका जो बैग है वो 3/4 तक भरा हुआ रहना चाहिए, ओवरलोड नहीं करना है। ओवरलोड के वजह से बैग फट सकता है। अंडर लोडिंग भी नहीं करना है ताकि वेस्ट हो सकता है। तो मैं आपको बोल रहा था ओवरलोड करेंगे तो बैग फट सकता है, अंडर लोड करेंगे तो बैग का वेस्ट हो सकता है। उसके बाद फूड और नॉन फूड
अगर कस्टमर को पूछ के वो सेपरेट पैक करना है। फिर जो हार्ड गुड्स रहेंगे वो सबसे पहला बैग में डालना है। फिर सॉफ्ट या डेलिकेट आइटम्स जैसे फ्रेगाइल आइटम्स है वो आपको बाद में डालने हैं। अच्छा, बैगिंग एक्टिविटी कैसे करनी है? बैगिंग एक्टिविटी कैसे करनी है? ओके, आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? ओके, सबसे पहला ग्रुप प्रोडक्ट को ग्रुप करना है। फिर प्रोडक्ट्स को बैग में डालना है। हाँ, प्रोडक्ट को बैग में डालना है। उसके बाद कस्टमर को बैग हैंड ओवर करना है और उसके बाद स्माइल करके थैंक्स बोलना है। ओके। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? नेट सेल्स ग्रॉस मार्जिन बराबर है रिटेल कंट्रीब्यूशन बराबर है। बाद में कमर्शियल ग्रॉस मार्जिन, डिलीवर्ड ग्रॉस मार्जिन। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। अभी सेल्स के बारे में बताओ, सेल्स मतलब क्या? सेल्स मतलब क्या है? यस, सेल्स मतलब सेल्स आफ्टर टैक्स बराबर है। और वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं सेल्स पर स्क्वायर फीट या सेल्स पर डे, वो हिसाब से हम लोग उसको मेंटेन करते हैं। अच्छा, ग्रॉस मार्जिन मतलब क्या है? ग्रॉस मार्जिन ग्रॉस मार्जिन मतलब क्या है? यस, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस। वेरी गुड। ओके। बाद में अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन से प्रोडक्ट बेचने से अपना ग्रॉस मार्जिन कम हो जाता है? प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट या ब्रांडेड प्रोडक्ट? कौन से प्रोडक्ट बेचेंगे तो अपना ग्रॉस मार्जिन कम होता है? यस, प्राइवेट लेबल में ग्रॉस मार्जिन कम होता है। बाद में मार्कडाउन किया तो ग्रॉस मार्जिन बढ़ता है या कम हो जाता है? यस, कम हो जाता है। वेरी गुड। अगर समझो आरआरपी से कम करते हैं तो ग्रॉस मार्जिन क्या होता है?
ग्रॉस मार्जिन बढ़ता है क्या कम होता है? यस, कम होता है। अभी श्रिंक कैसे निकालते हैं? श्रिंक की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सोल्ड बिलो आरआरपी, उससे मार्जिन कम हो जाता है। आरआरपी के अगर नीचे बेचा तो अपना मार्जिन कम हो जाता है। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा था, श्रिंक कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ सेल होता है। श्रिंक में आपको बताता हूँ कि जो बुक वैल्यू आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है और जो फिजिकल स्टॉक की वैल्यू दिख रही है, उसके जो बीच में का डिफरेंस है वो श्रिंक होता है। मतलब फिजिकल और बुक, उसका जो डिफरेंस रहता है वो श्रिंक रहता है, और वो परसेंटेज में बताते हैं। ओके। अच्छा, स्टोर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है? स्टोर एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है? स्टोर एक्सपेंसेस में कौन सी? यस, यूटिलिटीज, बाद में स्टाफ कॉस्ट है जैसे सैलरीज है, रेंट है, बाद में कंज्यूमेबल्स एंड पैकिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग, पेस्ट कंट्रोल, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, कम्युनिकेशन, बैंक फाइनेंस चार्जेस, अदर चार्जेस, स्टाफ कॉस्ट, आपकी सैलरीज, फिर रेंट है। अच्छा, मुझे ऑपरेशन कंज्यूमेबल्स में क्या लगता है? कंज्यूमेबल्स में, ऑपरेशन कंज्यूमेबल्स में आपको क्या लगता है? ऑपरेशन कंज्यूमेबल्स में आपको क्या लगता है? कैरी बैग लगता है। अच्छा, आईटी कंज्यूमेबल्स में आपको क्या लगता है? आईटी कंज्यूमेबल्स में, आईटी कंज्यूमेबल्स में प्रिंटर कार्ट्रिज, सेल पॉइंट्स, पीओएस रोल्स, प्रिंटर रिबिन्स, बारकोड, तो ये सब लगते हैं। मार्केटिंग के लिए क्या लगता है? मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए क्या लगता है? प्रोमो सेल्स, बराबर है। एफएम, फैकल्टी मैनेजमेंट के लिए क्या लगता है? फैकल्टी मैनेजमेंट के लिए क्या लगता है? हैंड वॉश लगता है, क्लीनिंग केमिकल, फ्लोर डस्टर। एसेट्स के लिए क्या लगता है? एसेट्स के लिए ट्रॉलीज लगती है। अच्छा, ऑदर्स कैटेगरी में कौन से खर्चे आते हैं? ऑदर्स कैटेगरी में कौन से खर्चे आते हैं? सिक्योरिटी, बाद में सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, बैंक फाइनेंस चार्जेस, हैंडलिंग, गार्बेज डंप, प्रोफेशनल फीस, ये सब आते हैं, ट्रैवलिंग फीस। ओके, तो आपका अभी ये लास्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, रिलायंस ट्रेंड्स के बारे में बताओ। रिलायंस ट्रेंड्स के बारे में बताओ।
रिलायंस ट्रेंड्स के बारे में, क्लोथिंग डिपार्टमेंट, फैशन, उधर अपैरल्स मिलते हैं, क्लोथिंग, और मेन, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए अपने को कपड़े मिलते हैं, और उसमें 100 ब्रांड्स है, नेशनल, इंटरनेशनल और प्राइवेट के 100 ब्रांड्स है। बाद में AJIO.com के बारे में बताओ, AJIO.com के बारे में। AJIO.com क्या है? वो भी फैशन है। कब स्टार्ट हो गया था ऑनलाइन शॉपिंग फॉर अपैरल्स? कब स्टार्ट हो गया था वो? बराबर है अप्रैल 2016 में, और उसमें इंटरनेशनल और इंडियन ब्रांड्स मिलते हैं। ओके, बाद में रिलायंस ज्वेल्स के बारे में बताओ, रिलायंस ज्वेल्स के बारे में। रिलायंस ज्वेल्स क्या है? स्पेशल ज्वेल स्टोर्स है, स्पेशलिटी स्टोर्स है। आगे कौन से टाइप के ज्वेलरी मिलते हैं उधर? उधर डेली वेयर से पार्टी वेयर तक सभी टाइप की ज्वेलरी मिलती है। और कितने स्टोर्स है? स्टोर्स कितने हैं? 87, 87 सिस्टर कंसर्न्स है, टोटल 77 है। ओके, रिलायंस मार्केट के बारे में बताओ, रिलायंस मार्केट के बारे में। यस, बिजनेस टू बिजनेस, बराबर है। कैश एंड कैरी, मतलब कैश कैरी करने का और उधर जाके गुड्स परचेज करने का। बाद में स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस, सभी लोग इधर से गुड्स परचेज करते हैं। और उधर कौन से प्रोडक्ट है? ग्रॉसरी, अपैरल्स, डेयरी, फुटवेयर, बेकरी, CDIT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, FMCG, इसेंशियल नॉन फूड, टॉयज, फूड एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल, होम इम्प्रूवमेंट, एसेसरीज। अच्छा, मुझे जिसको रिलायंस कंपनी ने टेक ओवर किया था, वो इंटरनेशनल ब्रांड का नाम बताओ। कौन से ब्रांड को रिलायंस ने टेक ओवर किया था? उस ब्रांड का नाम बताओ। उसका नाम है हैमले, टॉय रिटेलर हैमले। एक्विजिशन मतलब टेक ओवर करना। ओके, रिलायंस फाउंडेशन के पिलर बताओ, रिलायंस फाउंडेशन के पिलर। किस किस जगह रिलायंस फाउंडेशन देखता है? यस, हेल्थ एजुकेशन, बराबर है। रूरल ट्रांसपोर्टेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर रिस्पॉन्स, आर्ट आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज, अर्बन रिन्यूअल इधर देखता है। ओके, अच्छा, जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपके साथ, आपके पास क्या क्या होना चाहिए? रिलायंस कंपनी ज्वाइन होने के बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए? ज्वाइनिंग रिपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, पीएफ एंड ग्रेचुइटी नॉमिनेशन फॉर्म, ESIC फॉर्म, पर्सनल इंश्योरेंस फॉर्म, फ़ोटोज़, PF ट्रांसफ़र फॉर्म। फिर आपको देखना है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। बाद में आपको देखना है कि आपकी ज्वाइनिंग डेट आपको सिस्टम से मिलती है क्या नहीं। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, ज्वाइन होने के बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए?
ज्वाइन होने के बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए? 10th सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, 12th डिग्री सर्टिफिकेट, बाकी दूसरा कौन सा सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या एड्रेस प्रूफ, बाद में जो भी लेटर्स आपको पहले के एम्प्लॉयज़ से मिली रहेंगी वो, फिर लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फिर आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए ICICI, HDFC या SBI बैंक में, फिर पैन कार्ड होना चाहिए। ओके, मुझे एम्प्लॉय कोड के बारे में बताओ, एम्प्लॉय कोड के बारे में। एम्प्लॉय कोड के बारे में बताओ। 8 डिजिट नंबर रहता है जो आपको ज्वाइनिंग करने के बाद मिलता है। ज्वाइनिंग करने के बाद कंप्यूटर से 8 डिजिट कोड आपको मिलता है और वो सभी जिधर आपको वो ही यूज़ करना है। ओके, उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड के बारे में बताओ। यस, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करना है। आइडेंटिटी कार्ड के बारे में बताओ। आइडेंटिटी कार्ड के बारे में आइडेंटिफिकेशन है और उसको फोटोग्राफ लगा के आपको देना है। यस, विथ योर फोटोग्राफ। और अगर वो घूम गया तो आपको अथॉरिटी को बताना है और आपको 100 रुपीज़ पे करके आपको डुप्लीकेट कार्ड मिलेगा। यस, उसके बाद स्टाफ यूनिफॉर्म के बारे में बताओ। स्टाफ यूनिफॉर्म के बारे में ओके, इट इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल एसोसिएट्स, बाय टू ऑल एसोसिएट्स। और अगर आप 6 महीने के अंदर जॉब छोड़ते हो तो उसका कॉस्ट आपके सैलरी से कट किया जाएगा। ओके, आपके राइट्स क्या क्या है? आपके राइट्स, ये क्वेश्चन का आंसर आपको एक जनरल नॉलेज है। आपके राइट क्या क्या है? आपके राइट्स के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। सबसे पहला, जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलना चाहिए। फिर यस, कंफर्मेशन लेटर 6 महीने के बाद मिलना चाहिए। पे स्लिप हर महीना मिलना चाहिए और आईडी कार्ड ज्वाइनिंग के टाइम आपको मिलना चाहिए। ओके, स्टोर्स के वर्किंग आवर्स क्या क्या है? वर्किंग आवर्स स्टोर्स के 7 to 10 बराबर है। सुबह 7 से लेकर रात 10 तक, मंडे टू सैटरडे। यस, अगर वो मॉल के अंदर रहेगा तो टाइम चेंज हो सकता है। अच्छा, कितना घंटा काम करना पड़ता है स्टोर्स में? कितना घंटा काम करना पड़ता है? ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 8 और 30 घंटा लंच के लिए, 15 मिनट 2 बार चाय के लिए, टोटल 9 घंटा। मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम क्या है? मॉर्निंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट 6 से 3। और इवनिंग शिफ्ट का क्या टाइमिंग है? 6 से 3 है। मॉर्निंग शिफ्ट 6 से 3 है और इवनिंग शिफ्ट 2 से 11 है। अच्छा, वीक ऑफ कब होना चाहिए? कौन से दिन वीक ऑफ नहीं होता? कौन से दिन वीक ऑफ आप ले नहीं सकते? सैटरडे, संडे और हॉलीडे के दिन आप वीक ऑफ नहीं ले सकते। फिर ड्रेस कोड के बारे में बताओ।
मंडे टू फ्राइडे ले सकते हो, सैटरडे संडे और जिस दिन हॉलीडे रहेगा उस दिन नहीं ले सकते हो। आपको यूनिफॉर्म या जैकेट आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगा। अच्छा, सैलरी कौन से दिन होती है? मराठी में बोलते हैं ना मुद्द्याची गोष्ट। हम लोग ये सब सीख रहे हैं, ये सैलरी के लिए सीख रहे हैं। तो सैलरी कौन से दिन होती है आपकी? सैलरी 7 तारीख को होती है। सैलरी 7 तारीख को होती है। ओके। अच्छा, अटेंडेंस कैसे लगाना है? अटेंडेंस कैसे लगाना है? मोबाइल से? मोबाइल से अटेंडेंस नहीं लगाते, स्वाइप करना है, आईडी कार्ड स्वाइप करना है। 15 मिनट तक आपको अलाउड है, वरना आपका एक दिन लीव कट हो जाएगी। अच्छा, लीव्स के बारे में बताओ, लीव के बारे में। लीव्स जो होना चाहिए वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से होना चाहिए। यस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा उसके हिसाब से होना चाहिए। पेड हॉलीडे और बैलेंस लीव का इनकैशमेंट भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, प्रोबेशन पीरियड कितने महीने का होता है? प्रोबेशन पीरियड कितने महीने का होता है? 6 महीने का। ओके। बाद में प्रोबेशन पीरियड के बाद अब तो कितने महीने का, कितने हफ्तों का रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना चाहिए? कितने हफ्ते का रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना चाहिए? 52 हफ्ते का। ओके। तभी आपको जॉब रूटीन के बारे में बताना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग फैसिलिटी, करियर प्रोग्रेशन के बारे में आपको बताना है। प्रोबेशन मतलब आप कैसे रहता है? सबसे पहला टेम्पररी जो पीरियड है आपका, टेम्पररी मतलब परमानेंट होने से पहले जो पीरियड रहता है उसको प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। परमानेंट होने से पहले फिर कंफर्मेशन आता है। तो प्रोबेशन फर्स्ट पीरियड है जब आप जॉब को लगते हो। ओके। सैलरी से क्या क्या कट होता है? पीएफ और ईएसआईसी। पीएफ कितना परसेंटेज है? पीएफ का परसेंटेज कितना है? 12। ईएसआईसी कितना है? ईएसआईसी 1.75। 12% पीएफ और ईएसआईसी। और ईएसआई ये कौन से एज तक कट होता है? सॉरी, कौन से एज नहीं, कितने अमाउंट तक अपना कट होता है? मैक्स टू मैक्स सैलरी कितना हो तो कट होगा? 21,000 तक रहेगा तो कट हो जाएगा। ओके। आपको पोजीशंस क्या मिलती है? अगर कंपनी आपको कौन से पोजीशन में लेके जाना चाहती है? सबसे पहला आपकी पोजीशन होती है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। कस्टमर सेल्स से कस्टमर सर्विस एसोसिएट बनते हो और उधर से फिर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट आपकी पोजीशन रहती है। ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है।
अभी आ रहा है बराबर? ओके। फिर से वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, जो एम्प्लॉयर का पीएफ डालता है, एम्प्लॉयर जो पीएफ डालता है उसमें से कितना पीएफ को जाता है और कितना पेंशन को जाता है? एम्प्लॉयर कितना पीएफ डालता है? एम्प्लॉयर कितना डालता है पीएफ को? एम्प्लॉयर कितना डालता है? आवाज आ रही है? एम्प्लॉयर 12% डालता है। उसमें से पीएफ को कितना जाता है और पेंशन को कितना जाता है? पीएफ को 3.67% जाता है और पेंशन को 3.67 प्रोविडेंट फंड और 8.33 पेंशन को जाता है। अच्छा, ईएसआईसी के अंडर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? ईएसआईसी के अंडर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? मेडिकल, मैटरनिटी, सिकनेस, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट, ये सब बेनिफिट मिलते हैं। अच्छा, पीएफ कब कब आप निकाल सकते हो? पीएफ कब कब आप निकाल सकते हो? सबसे पहला, अगर घर परचेस करना है तो 5 साल के बाद, घर परचेस करना है तो 5 साल के बाद, लोन रिपे करना है तो 10 साल के बाद में किसी की शादी है तो 7 साल के बाद, और अगर आगे की पढ़ाई करनी है तो 7 साल के बाद पीएफ को निकाल सकते हो। अच्छा, पेंशन कब मिलता है? पेंशन कब मिलता है? पेंशन के लिए आपको 10 साल सर्विस करनी चाहिए और डेथ के बाद आपके नॉमिनी को वो पैसा मिलेगा। अच्छा, सिकनेस बेनिफिट कितना % मिलता है? सिकनेस बेनिफिट कितना % मिलता है और वो कितने डेज तक मिलता है? कितने डेज तक मिलता है? 70% आपको सैलरी का मिलता है। कितने दिन तक मिलता है ईयर में? वो 91 डेज, बराबर है। ओके। मैटरनिटी बेनिफिट कितने महीनों के लिए मिलता है? सिकनेस मतलब बीमार होना, सिकनेस मतलब बीमार होना। अच्छा, मैटरनिटी बेनिफिट्स कितने? 6 महीना, और अगर मेडिकल एडवाइस है तो 1 महीना बढ़ा के दे सकते हैं। अच्छा, फनरल एक्सपेंसेस, क्रियाकर्म के लिए कितना पैसा मिलता है? 10,000 मिलता है। ओके। अच्छा, अपनी पॉलिसी के लिए कितना रुपया पे करना पड़ता है? अगर अपने को पॉलिसी निकालनी है तो कितना सैलरी से कट होता है और कितने की पॉलिसी है? 22 रुपया पर मंथ कट होता है 5 लाख की पॉलिसी के लिए, 22 रुपया। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए कितना? एक्सीडेंट इंश्योरेंस 5.5 लाख से, और उसके लिए कुछ भी कटिंग नहीं है। 5 लाख की पॉलिसी के लिए 22 रुपया है और 5.5 लाख की एक्सीडेंटल के लिए कुछ भी कटिंग नहीं है। अच्छा, आपको कल्चर एंड एंगेजमेंट के बारे में बताओ, आप कैसे आना चाहिए? आप जब स्टोर्स को जाते हो तो आपको क्या क्या फॉलो करना है? ऐसे ही नींद से उठ के जाना है? यस। सबसे पहला आपको ब्रशिंग करना है, क्लीन एंड पॉलिश टीथ, आपके दांत चककने चाहिए। बाद में आपको क्लीन यूनिफॉर्म डालना है, हर दिन नहाना है, कोम करना है, बालों को कोम करना है। बियर्ड नहीं चलता है, आपको शेविंग हर दिन करना पड़ेगा।
और वो भी कुछ उसको ऐसा फैशन नहीं करने का, प्लेन बियर्ड दिखना चाहिए, फ्रेंच कट वगैरह सब नहीं चलेगा। बाद में अच्छा, मेन लोगों को कैसा होना चाहिए, आदमी लोगों को कैसे जाना चाहिए स्टोर्स में? सबसे पहला, साइड बर्न्स कानों के नीचे नहीं चाहिए, जो कल्ले रहते हैं कल्ले कानों के ऊपर होने चाहिए। हर दिन शेव करना है, बाद में उसका कुछ स्टाइल नहीं करने का है। आपके नाखून कट होने चाहिए, सिंपल बॉय, यस। बाद में कुछ आदमी लोगों को कुछ ईयरिंग नहीं डालने हैं, बाली बोलते हैं ना, बाली, वो कुछ डालना नहीं है। बाद में पियर्सिंग कुछ करना नहीं चाहिए। उसके बाद टैटूज दिखने नहीं चाहिए, एक ही अंगूठी डालनी है। और चेन और पेंडेंट ये कॉलर के ऊपर दिखनी नहीं चाहिए, मवाली जैसा दिखता है। चेन वगैरह रहेगी तो कॉलर के अंदर रहनी चाहिए। फिर लेडीज़ लोगों के लिए बताओ, लेडीज़ लोगों के लिए, लेडीज़ लोगों के लिए सबसे पहला हेयर कोम होना चाहिए। उसके बाद एक ही, यस, हाई हील सैंडल नहीं डालनी चाहिए, और एक ही ईयरिंग्स डालना चाहिए। ग्लास बैंगल अलाउड नहीं, एक ही बैंगल अलाउड है। उसके बाद नेल पॉलिश और लिपस्टिक ये लाइट कलर की लगानी है, एक ही बिंदी लगानी है, स्मॉल बिंदी, ओके। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है जब आप काम पे लग गए, तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? यस, एक्टिव एज पर इंस्ट्रक्शन। पेमेंट आपको हेमंत सर बताएंगे, हेमंत सर को कांटेक्ट करो। पेमेंट इंटरव्यूज़ के बारे में हेमंत सर आपको बताएंगे। फिर आपको पंक्चुअल रहना है। फिर आपको कस्टमर्स और कलीग से, यस, पंक्चुअल रहना है। कस्टमर कलीग से अच्छी तरह बर्ताव करना है। फिर जो भी काम दिया रहेगा वो आपको काम पूरा करना है। फिर आपके ऊपर सेफ्टी की जिम्मेदारी है, जो भी कैश इक्विपमेंट ये सब सेफ्टी की जिम्मेदारी है, ओके। अगर आपको एचआर के रूल्स के बारे में अगर पूछताछ करनी है, जॉब टाइमिंग, वो सब आपको हेमंत सर बताएंगे। जॉब टाइमिंग वगैरह सब हेमंत सर, मैं सिर्फ टीचिंग आपको दे रहा हूँ, लेक्चर्स दे रहा हूँ, बाकी सब चीज़ों के लिए आपको हेमंत सर को कांटेक्ट करना है। अच्छा, एचआर डेस्क के लिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आपको किसको कांटेक्ट करना चाहिए? एचआर हेल्प डेस्क को कांटेक्ट करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला, चोरी नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या है, दूसरे का कार्ड पंच नहीं करना चाहिए, गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है। फिर आपको जो अगर एब्सेंट रहना है तो 3 दिन से ज़्यादा बिना बताए एब्सेंट नहीं रहना है, यस। फूड एंड ड्रिंक ऑन द शॉप फ्लोर, बाद में फाइटिंग, यस। आपको खाना पीना नहीं चाहिए, स्मोकिंग, स्प्लिटिंग नहीं करना है। उसके बाद प्रॉक्सी नहीं करना है दूसरे का। फिर एब्सेंट नहीं रहना है, लेट कमिंग नहीं होना चाहिए। फिर स्टोर्स का कैश पर्सनल यूज़ के लिए आपको यूज़ नहीं करना है। मनी लेंडिंग बिजनेस, किसी को ये सेल्फी नहीं लेना है, फोटोग्राफ नहीं निकालना है, पैसा उधार नहीं देना है, दारू पी के नहीं आना है, सोना नहीं है, पर्सनल कॉल नहीं करना है। उसके बाद प्रेस मीडिया को कुछ बताना नहीं है, कॉन्फिडेंशियल मैटर किसी को बताना नहीं है। प्लीज़ ज़रा करण, ऐसा नॉइज़ में आवाज़ नहीं चढ़ाना ऑफिसर के ऊपर, ऐसा कुछ मत लिखो। थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज यूज़ करो। बाद में फ़ोटोग्राफ नहीं लेना है। बाद में मोबाइल साइलेंट होना चाहिए, मेक और रिसीव पर्सनल कॉल। बाद में वॉकमैन, आईपॉड यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं। डू नॉट अब्यूज़, यस, गुड बिहेवियर होना चाहिए, वेरी गुड। तो ये सब आपको नहीं करना है। अगर ये करोगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और आपको निकाल भी सकते हैं। और आपके वजह से कोई अगर कंपनी का लॉस हो रहा है या गुड्स का लॉस हो रहा है तो आपके वो सैलरी से वो रिकवर करेंगे, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार फ़ोटो निकालते हैं और आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो गया।
एक बार फ़ोटो निकाल के हम लोग फिर सेशन एंड करते हैं। आप लेफ़्ट मत करो, फ़ोटो निकालने के बाद लेफ़्ट हो जाओ।